जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो है नाटकों का और इसके बाद एक वीडियो और आएगा और 4 वीडियो में हम केवल पूरे नाटकों को कवर कर लेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रसाद युगीन नाटकों की विशेषताओं के बारे में। इससे पहले हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ चुके थे और जयशंकर प्रसाद युग को पढ़ चुके थे और अब उनके युग में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसलिए हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक थोड़ी सी शिकायत है मुझे कि व्यूज़ तो हमारे वीडियोज़ पे काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन लाइक उतने लोग नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों का कुछ सुझाव हो कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, तो नीचे कमेंट्स करके बताओ, हम और चीज़ों में उसमें सुधार का ऐड कर देंगे, राइट। या फिर आप अगर लाइक करना भूल जाते हो तो अब मैं याद दिला रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे लगे कि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, राइट। और आपके कोई सुझाव हो तो नीचे आप मुझे कमेंट्स कर ही सकते हो, दिक्कत की बात ही नहीं है हमारे कुछ भी। तो दोस्तों, आज हमारा जो हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है और हम शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग के बाद में प्रसाद युग पढ़ते हुए प्रसाद युगीन नाटकों की विशेषताओं के बारे में। चलिए, इसमें पहली बात तो ये है दोस्तों कि ऐतिहासिक चेतना द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावनाओं की चरम अभिव्यक्ति। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है और जयशंकर प्रसाद है और प्रेमचंद है, इन तीनों की रचनाओं ना बहुत अलग हैं। जहाँ पर जयशंकर प्रसाद की चलो जहाँ पर चलो प्रेमचंद को हटा देते हैं, मान लो कि उन्होंने एक दो ही करबला वगैरह ही नाटक लिखे हैं, 2 ही नाटक लिखे हैं, 2-3 ही, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो जो समकालीन जो परिस्थिति हैं, यानी देश में उस समय क्या घट रहा है, उनसे डायरेक्ट उनके साथ फाइट करते हैं जिस भी तरीके से। लेकिन जो जो जयशंकर प्रसाद हैं, वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय संस्कृति को एक मतलब पौराणिक स्थिति को लेके प्राचीन बात करके अपने जो पूर्व युग है उनके उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों की जो रचनाओं हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है, हम आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐतिहासिक चेतना द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना की चरम अभिव्यक्ति होती है, एक बात। दूसरी बात यह है प्रसाद युग के नाटकों में कि भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव, नारी मुक्ति की सार्थक आवाज़ यहाँ पर उठाई जाती है। चाहे नारी मुक्ति के लिए ध्रुवस्वामिनी की बात की कर रहा है, यहाँ पे ध्रुवस्वामिनी की बात कर रहा है, चाहे राजश्री की बात कर लो, यहाँ पर ये नारी मुक्ति और नारी की बात करते हैं, सार्थक आवाज़ उठाते हैं। अगला जो पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक विपदाओं का पर्दाफाश और व्यापक मुक्त चेतना का प्रभाव यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अंतर्द्वंद अंतर्द्वंद में 2 स्थिति ऐसी जहाँ पर निर्णय ना कर पाए आदमी की इस स्थिति में रहूँ कि इस स्थिति में, उसको अंतर्द्वंद कहते हैं। मैं आपको बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और समझाते चलूँगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण रहेगी उन्हीं को। जैसे बहुत से अंतर्द्वंद क्या होता है, 2 स्थिति होती हैं, ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ ये करूँ, ये ऐसी स्थिति जो होती है वो अंतर्द्वंद होती है, सीधा सीधा समझ लो। इसके बाद में संघर्ष, व्यक्तिक वैचित्र के तत्वों से युक्त नाटकों का प्रसादांत, यानी जो नाटकों का जो अंत होता है वो होता है व्यक्तिक वैचित्र, जो चरित्र है उससे, उनके तत्वों से निपुण होते हुए उसका अंत होता है। आगे हम बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र और अस्क और गोविंद वल्लभ पंत और सेठ गोविंद दास, ये जो हैं, ये प्रसाद जो मंडल हैं उनके साथी नाटकार हैं। जो मैंने आपको बताया, चाहे प्रसाद हो, चाहे हरिकृष्ण प्रेमी हो, चाहे लक्ष्मीनारायण मिश्र हो, चाहे अस्क जी हो, चाहे गोविंद वल्लभ पंत हो, चाहे सेठ गोविंद दास हो, ये सब लोग। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हाँ कबीरा मासू रंग दे आलम को, हाँ कबीरा मासू रंग दे आलम को, इस तरह से हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि ट्रिक्स हम किस तरह से बना सकते हैं, वो हम आगे देख लेंगे और भी ज़्यादा आगे, पीछे भी मैंने बताया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आधुनिक चरित्र, जो चर्चित नाटककार हैं वो कौन कौन से हैं, उस ज़माने में जो चर्चित नाटककार हैं वो कौन कौन से रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम गोविंद वल्लभ पंत से। और गोविंद वल्लभ पंत, तो दोस्तों बात करते हैं सेठ गोविंद दास के बारे में यहाँ से, कि सेठ गोविंद वल्लभ पंत से पहले हम सेठ गोविंद दास को देख लेते हैं। गोविंद दास हैं, उन्होंने लिखा था कर्ण, शशि गुप्त, हिंसा और अहिंसा, संतोष कहाँ और गरीबी और अमीरी, ये इन्होंने नाटक लिखे हैं। और ये जयशंकर प्रसाद के युग के नाटकारों में महत्वपूर्ण नाटकारों में से एक हैं, क्योंकि ये इनकी 4 लोगों की टुकड़ी है।
इसी के साथ हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण लाल ने कौन कौन सी नाटकों की रचना की है हम ये देख लेते हैं। इनके जो नाटक है अंधा कुआं 1955, मादा कैप्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सुंदर रस 1960 और दर्पण 1963, सूखा सरोवर 1960 और सूर्यमुख, इसके अलावा रक्त कमल और रात रानी, ये इनके महत्वपूर्ण नाटकों में से एक हैं। आगे हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। इन्होंने अंगूर की बेटी इनका महत्वपूर्ण नाटक है, ये 1935 में लिखा गया। और सुहाग बिंदी जो नाटक है वो भी उनका महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। अब आगे इसी कड़ी में बात करते हैं उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में, और हम यहाँ पे मोटा मोटा इनको हम देखते चल रहे हैं। उपेंद्र नाथ अस्क को पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध से जोड़ा। जो उपेंद्र नाथ अस्क हैं इनके बारे में कहते हैं कि पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। इनके बारे में ये बात कही जाती है। इन्होंने जो महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं उनमें से ये हैं जय पराजय और द्वंद्व केस, कैद, उड़ान और भंवर 1950। और इसके बाद जो उनके सबसे महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है वो है अंजो दीदी। आपने अंजो दीदी को जरूर सुना होगा, बहुत सी स्कूलों में क्लासों में ये सिलेबसों के अंदर रहता है अंजो दीदी। ये सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति है, यानी सबसे मैच्योर नाट्यकृतियों में से एक है। ये सबसे सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृतियों में से एक है। और इसके बाद है अंधी गली और स्वर्ग की झलक। ये हमारे जो नाटककार उपेंद्र नाथ अस्क उनके उन्हें लिखे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं कि हिंदी रंगमंच पर उपेंद्र नाथ अस्क के हिंदी रंगमंच पर राकेश मोहन से पहले अस्क ने ध्यान दिया था। यानी हिंदी रंगमंच पर मोहन राकेश से पहले अस्क ने ध्यान दिया था। हिंदी रंगमंच पर मतलब हिंदी रंगमंच के लिए जो मोहन राकेश ने जो काम किया था उससे पहले अस्क जी ने वो काम कर दिए थे। आगे हम और चर्चा करते हैं। प्रसाद युग के जो भी नाटककार हैं उनमें आते हैं हरि कृष्ण प्रेमी, और उनमें स्वर्ण विहान 1930 ईस्वी में, रक्षाबंधन 1934 ईस्वी में ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और रक्षाबंधन नाम की एक कहानी और है दोस्तों, और वो पहली ऐतिहासिक कहानी है। तो उसमें रक्षाबंधन पर नहीं है, उसका नाम रक्षाबंधन से मिलता जुलता है। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जाके कि हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है। और कहीं न कहीं ये शब्द आपको उसमें मिलेगा, लेकिन रक्षाबंधन नाम नहीं है, लेकिन बंधन और बंध में से कोई एक शब्द आपको मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है। हमने प्रीवियस वीडियो में उस कहानी वाले वीडियो में उसको पढ़ा था। अगला जो उनका नाटक है वो पाताल विजय है, प्रतिशोध है, शिवा साधना है और विस्वान उनके नाटक है। अच्छा, ये रक्षाबंधन है वो सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है इसे, और हिंदू मुस्लिम समस्या पर सर्वश्रेष्ठ नाटक लिखने वाले नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी को माना जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में। इन्होंने अशोक लिखा था जो उनका पहला नाटक है 1927 में, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सन्यासी 1929 में। सन्यासी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। प्रसाद से भिन्न मार्ग पर चलकर ये देखो, भिन्न मार्ग पर चलकर इन्होंने हिंदी नाट्य साहित्य को नया मोड़ दिया। और सन्यासी की भूमिका में इन्होंने इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में साहित्य में वांछनीय नहीं। इन्होंने कहा कि इतिहास में जो गड़े मुर्दे हैं वो इतिहास में उनका यहाँ पे कटाक्ष सीधा प्रसाद की तरफ था, क्योंकि प्रसाद जो सारे काम करते हैं ऐतिहासिक प्रमाण लेके करते हैं। ऐतिहासिक का सुखाते हैं, ये ऐसे किया हमने, वैसे किया हमने, ऐसे किया। यानी प्रसाद जी जो सारी बातें बोलते हैं, जितना भी उन्होंने नाटक लिखे हैं वो इतिहास को परिप्रेक्ष्य में लिखे हैं। उन्होंने कहा कि भाई इतिहास के गड्ढे मुर्दे उखाड़ना वांछनीय नहीं है साहित्य में। इन्होंने ये बात सीधी जयशंकर प्रसाद को कटाक्ष करते हुए यहाँ पे लिखी हैं, और ये इन्हीं के साथी राइटर थे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इनके अन्य नाटकों में से हम देख लेते हैं। इनका नाटक है राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज 1945 और वत्सराज 1950 और 10वां मेघ 1953। जो मुक्ति का जो रहस्य है जो 1932 में लिखा गया था, पश्चिम के उत्कृष्ट
प्रेम पर भारतीय दाम्पत्य जीवन की विजय दिखलाई है। इसमें जो हम सीधे जो आज भी हमारी मानसिकता उसी तरह की बनी है, ये राइटर साहब की उसी तरीके से थी कि जो हमारा जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, उस कल्चर को यहाँ पे पाश्चात्य कल्चर से श्रेष्ठ बताने की कोशिश इन्होंने की है, और वो बिल्कुल श्रेष्ठ हमारा है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं मठों की भ्रष्टता को उजागर करने वाले नाटककार हैं, वो कौन कौन हैं। इनमें से हैं लक्ष्मी नारायण लाल हैं, उन्हें रक्त कमल और गंगा रोटी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शतुर्मुर्ग और संतोष कुमार नेटियाल यानी चाय पार्टियां, मतलब ये जो राइटर हैं जो राजनीतिक मठों की भ्रष्टता को उजागर करते हैं। उनमें से कौन से? लक्ष्मी नारायण लाल हैं जो लाल हैं, उन्होंने रक्त कमल और गंगा माटी इन्होंने नाटक लिखे जिसमें वो राजनीतिक संस्थाओं की भर्त्सना करते नजर आते हैं। वही ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखा शतुर्मुर्ग, संतोष कुमार नेटियाल ने लिखा है चाय पार्टियां, वहीं शरद जोशी ने लिखा है एक था गधा उर्फ अलादाद, यानी अरे ये अंधों का हाथी। मेरे जो सर थे जो हमें पीएचडी करवाते थे आदरणीय गुरुजी, वो अलादाद कहाँ जो का मंचन है, अगर आप चाहोगे कम्युनिटी अगर मुझे मिलेगी तो मैं कम्युनिटी में डालूंगा पोस्ट, वहाँ की फ़ोटो हमारी, कि अलादाद खां उर्फ एक था गधा उर्फ अलादाद खां। ये इतना शानदार व्यंग्यात्मक नाटक है, बहुत ही कमाल का। इसका हमने मंचन भी किया था, मैं भी उस मंचन में शामिल था। बहुत ही शानदार है शरद जोशी का ये एक था गधा। ये मुझे एकदम ताज़ा हो गई मेरी यादें इसको देख के, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो अच्छा लगा। जो शरद जोशी की ये बात करते हैं, उन्होंने गधा एक था गधा जो मैंने बात कर ली। उसके बाद ब्रजमोहन शाह, सह और मात, सह से मात, सक्सेना बकरी आपने बकरी सुना है, वो भीत ढह जाती है उसके बाद में किस तरह से घूमती है सारी चीज़, बकरी आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके बाद में आप गरीबी हटाओ, ये इंदिरा को कटाक्ष करते हुए लिखा था। और कल भात आएगा, जो गरीबी मिटाओ का जो नारा दिया था इंदिरा ने उस समय। अब आगे बात करते हैं हमीमुद्दौला दरिंदे और उत्तर उर्वशी, इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। मणि मधुकर ने बुलबुल सराय, खेला पोलमपुर, और भीष्म सानी का है कबीरा खड़ा बाजार में, और रमेश उपाध्याय का है पेपर वेट। दोस्तों आगे बात करते हैं ऐसे राइटरों की जो भी कटाक्ष करते हैं उनको। सुदर्शन चौपड़ा, उन्होंने काला पहाड़ लिखा। इसी नाम से भगवान दास मोरवाल ने उपन्यास लिखा है, इसी नाम से काला पहाड़ से भगवान दास मोरवाल ने उपन्यास लिखा है, इसलिए आप इस चीज़ को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और नोट्सों की सबसे खासियत बात है कि हम एक चीज़ में दो चीज़ों को ऐड कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे से आसानी से याद कर सकें। दोस्तों अगला राइटर है वह कुसुम कुमार, इन्होंने रावण, ओम क्रांति, दिल्ली ऊंचा सुनती है नामक नाटक लिखे, जिसमें इन्होंने सरकार को राजनीतिक संस्थाओं मठों भ्रष्टताओं को उजागर करने का काम किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 1960 का जो दशक था उसमें मोहभंग की स्थिति पैदा हो गई थी और संबंधों की अर्थहीनता व सृजनात्मक दबाव पैदा होने लगे थे, यानी समाज थोड़ा डगमगाने लगा था। उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक लिखे गए थे, उनमें से था जगदीश चंद्र माथुर का शारदिया। और अब आपको याद आ जाएगा मैं कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जगदीश चंद्र माथुर का शारदिया, लक्ष्मी नारायण का कर्फ्यू प्लस रात रानी, ये जो नाटक हैं इसमें इन्होंने मोहभंग वाली पैदा स्थिति को बतलाया है। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, गिरिराज किशोर का नरमेघ और मणि मधुकर का दुलाई वाली, ये महत्वपूर्ण नाटक हैं। वहीं सुनील कुमार ने चार यारों के यार नाटक लिखे। वहीं मुद्रा राक्षस ने लिखा था तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, गुफाएं प्लस संतोला और मरजीवा जो नाटक लिखे हैं वो 1960 के मोहभंग से पैदा हुई जो संबंधों की अर्थहीनता है उसको लेकर उन्होंने लिखा है। वही कमलेश्वर अधूरी आवाज़, विष्णु प्रभाकर लिखते हैं अब और नहीं, युगे युग क्रांति और टूटते परिवेश, इस तरह के नाटक उस दौर में लिखना शुरू किया। वहीं बात करते हैं अमृत राय की, तो उन्होंने चिंदियों की एक झालर, गोविंद चातक की काला मुँह, शंकर शेष का घरौंदा और राघे राघव का घरौंदा उपन्यास। देखो ये मैंने इस तरह से आपको यहाँ पर नोटिस करके लिख दिया है। देखो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए कि राघे राघव का एक उपन्यास उसका नाम घरौंदा है, उसी तरह से शंकर शेष का एक नाटक उसका नाम घरौंदा है।
तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना और कहीं पे इन चीज़ों को नोट कर लो। दोस्तों आगे हम बात करेंगे रमेश मेहता, इन्होंने रोटी और बेटी नामक नाटक लिखा, और नरेश मेहता का दूसरा नाटक है खंडित यात्राएं। ये भी विचलित करने वाली स्थिति को पैदा करती हैं। दोस्तों अब हम ऐसे नाटकारों के और ऐसे नाटकों के बारे में बात करेंगे जो समकालीन जीवन की जो विभिन्न विभीषिका हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ धर्मवीर भारती का अंधा युग, तो आप सोच समझ गए होंगे कि आपको किस तरह की मैं यहाँ पर नाटकों के बारे में बताने वाला हूँ। जो उस समय का जो जीवन था उसमें कि क्या क्या वो चल रहा था, मतलब कुठापटक, उसके बारे में बात करने वाले हैं। धर्मवीर भारती 1954, याद रखनी है डेट इसकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। धर्मवीर भारती, अंधा युग 1954, जगदीश चंद्र माथुर पहला राजा, गिरिराज किशोर प्रजा ही रहने दो, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, मणि मधुरकर रस गंधर्व और खेला पोलमपुर नामक नाटक इन्होंने लिखे थे। अच्छा, बद्री नारायण लाल ने एक सत हरिश्चंद्र ऐसा लिखा है। अब आगे हम बात करते हैं ऐसे नाटकों के बारे में जो व्यवस्था के भ्रष्ट ढोंगी चरित्रों को उजागर करने वाले हैं। जो सरकार है, जो व्यवस्था है, उसको भ्रष्ट व्यवस्था को कैसे उजागर करते हैं, वो कौन कौन से नाटककार हैं और कौन कौन से नाटक हैं। शंकर शेष का एक नाटक है खजुराहों का शिल्पी। ये व्यवस्था के भ्रष्ट यानी सरकारी जो व्यवस्था है उसको भ्रष्ट ढोंगी चरित्र को उजागर करते हैं। दया प्रकाश सिंह का इतिहास चक्र, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का अश्वत्थामा और नरेंद्र कोहली का सशंकु की हत्या, वहीं सुरेंद्र वर्मा का छोटे संयत और बड़े संयत का 8वां सर्ग, ऐसे जो भ्रष्ट ढोंगी लोगों को वो उजागर करते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे काव्य नाटकों के बारे में। काव्य नाटकों के बारे में बात करेंगे आपसे। और जो काव्य नाटक है, यहाँ पहला हिंदी का काव्य नाटक कौन था? करुणालय, ये 1913 में। मैं इतना जानता हूँ कि आप गीति नाट, काव्य नाटक और एकांकी इनको जानते होंगे। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप काव्य नाटक किसे कहते हैं, एकांकी किसे कहते हैं, अगर ऐसी बेसिक चीज़ें नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट्स बताओ, मैं अगले वीडियो में इनको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। ओके, आगे हम बात करते हैं सियाराम शरण गुप्त के बारे में। इन्होंने कृष्णा और उन्मुक्त नाम से नाटक लिखा, और वही मैथिली शरण गुप्त ने चंद्रहास, अनध और तिलोत्तमा इन्होंने नाटक लिखे। वही उदय शंकर भट्ट ने राधा, मत्स्यगंधा, कालिदास और अकेला चला रे नामक नाटकों की रचना की थी। वही बात करते हैं हरिकृष्ण प्रेमी के बारे में। उन्होंने स्वर्ग विहान लिखा था। भगवती चंद्र वर्मा ने तारा, शक्ति, द्रौपदी और महाकाल नामक रचनाएं लिखी थी, नाटक लिखे थे। आगे हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में। लक्ष्मी नारायण लाल ने भी एक नाटक लिखा, सूखा सरोवर, इस तरह का लिखा था। दुष्यंत कुमार एक कंठ विश्यापी, आप देख ले, अज्ञे का प्रियदर्शी, इस तरह के नाटक हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एकांकियों के बारे में, और हम बात करेंगे एकांकी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसे सभी डिटेल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।